इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। धरती में बीज बोते हैं, वह मृदु माटी का संसर्ग पाकर अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, वृक्ष का रूप धरता है, उसमें फूल और फल लगते हैं और एक बीज हजारों बीज उत्पन्न कर देता है। इसकी जगह यदि वही बीज किसी चट्टान पर पड़ता है तो हवा पानी में सड़ गड़कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज मिट्टी में सिमट कर भी मिटता है और पत्थर में पड़कर भी मिटता है। बीज का पत्थर में पड़ कर के मिटना अपने अस्तित्व को विनष्ट करना है, तो बीज का माटी में समाहित होना क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है। हमारे अंदर ऐसी पूरी संभावना है। एक बीज के भीतर वट वृक्ष छिपा होता है, बशर्ते उसे ठीक भूमि पर बोया जाए और उसे अच्छे तरीके से खाद पानी दिया जाए। जीवन हम आप सबको समान रूप से प्राप्त हुआ है, लेकिन समान रूप से प्राप्त इस जीवन को सब लोग एक जैसा नहीं जीते और सबका जीवन एक जैसा दिखता भी नहीं। कारण क्या है? जन्म की प्रक्रिया समान होने के उपरांत भी जीवन सबका अलग अलग होता है, क्योंकि वह हम सबकी अपनी अपनी जीवन शैली से प्रभावित होता है। हमारी जीवन शैली कैसी है, हम किस तरीके से जी रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। संत कहते हैं, अपने जीवन के इस बीज को धर्म की धरा में बो और संस्कारों का खाद पानी देते रहो, तो यह बीज न केवल फलीभूत होगा अपितु हजारों बीजों को और तैयार करेगा।
यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में जो गुरुकुलम की स्थापना हुई है, उसके पीछे एक ही भाव है कि इन बीजों को सही आधार मिले, इन बीजों को सही तरीके से सींचा जा सके और इन बीजों को अच्छे से फलीभूत किया जा सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बीज फलेंगे, क्योंकि हमें आपको सबको ये अनुभव है कि उत्तम भूमि में बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। समझ गए? उत्तम भूमि में बोया गया बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो। हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि हम और बातों पर जितना ध्यान देते हैं, अपने जीवन के निर्माण पर उतना ध्यान नहीं देते। जीवन के विषय में अगर थोड़ा सोचते भी हैं तो केवल इतना कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। क्या बोला? पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और कुछ में क्या सोचते हैं? डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, सीए बन जाए, एमबीए कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बस यही लोगों का दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण बड़ा संकुचित दृष्टिकोण है। संत कहते हैं कि पढ़ लिख कर के कुछ बन जाए, ये सोच छोटी है। जीवन सार्थक हो जाए, ये सोच असली है। मेरा जीवन सफल हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मैं अपने आप को कृतार्थ बना सकूं, महसूस कर सकूं, ये सोच होनी चाहिए। कभी आप सोचते हो इस विषय में? अभी गुरुकुलम में भी आप लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिला रहे हैं। आप सब बहुत हर्षित हो, क्योंकि इतने सारे बच्चों में कुछ ही बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित ही हर्ष का विषय है। लेकिन अवधारणा क्या है? मेरा बच्चा अब कुछ बन जाएगा, तो ये अवधारणा अधूरी है। और मेरे बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा, तो ये अवधारणा सही है। बोलो, किस मानसिकता से बच्चों को यहाँ प्रवेश दिला रहे हो? पहले वाली या बाद वाली? हाँ, ये तो बच्चे बोल रहे, बड़े बोले तब पता लगेगा। हाँ, बाद वाली। बस बाद वाली धारणा बनाओ कि हमारे बच्चे का जीवन सफल बने, सफलीभूत हो। पर बच्चे का जीवन सफल कब होगा? केवल प्रवेश दिलाने से नहीं, वैसा परिवेश देने से। प्रवेश तो मिल गया, परिवेश भी होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि आप बच्चों के प्रति मोह भाव कम करके बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट करें। अब बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चों को अपने माँ बाप की याद आएगी और कुछ बच्चों को कुछ माँ बाप को बच्चों की याद आएगी। बोलो, होगा ना? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों को चाहिए वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाए, और माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पित हो जाए। इतनी सी बात यदि आपने अपने हृदय में धार ली तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी।
उन्हें ये बात अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, ये बात अपने हृदय में बिठाने की ज़रूरत है। यदि ये बात आपके समझ में आ गई, आपने इस बात को अपने अंतर मन में बिठाल दिया, तो बच्चे बहुत उत्साहित होकर लगन से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आज तो भी बच्चे थोड़े हैं, कल इस विषय में मैं विस्तार से प्रकाश डालूंगा कि बच्चों को अपना जीवन कैसे जीना है और अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है। लेकिन आप सबसे मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने हृदय में धर्म को अच्छे से प्रतिष्ठापित करे, और धर्म को अच्छे से प्रतिष्ठापित करने के लिए आपके मन में धर्म की सही समझ होनी चाहिए। अपने अंदर समझ विकसित कीजिए। जब तक आप सही समझ विकसित नहीं करोगे तो स्वीकार नहीं पाओगे, और स्वीकार नहीं पाओगे तो सुधार नहीं पाओगे, और सुधार नहीं पाओगे तो संस्कार कहाँ से फलेंगे। अपने अंदर अगर संस्कार को फलीभूत होता हुआ देखना चाहते हो कि नहीं, हाँ, तो उस संस्कार को फलीभूत करने के लिए नीचे की 3 बातों को ध्यान रखो। समझ, स्वीकार, सुधार। ये संस्कार के लिए जरूरी है। सबसे पहली बात समझ। धर्म को समझो, जीवन को समझो, जीवन के मर्म को समझो। बोलो, आपके अंदर कितनी समझ है? महाराज आप नासमझ मान बैठे हो क्या? हम लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, है ना? मैं आपको समझदार ही मानता हूँ, बस देखना चाहता हूँ कि आपकी समझ की दिशा कैसी है ना। आजकल के लोग कितने समझदार हैं मालूम? एक पढ़ी लिखी लड़की बाजार में सब्जी खरीदने गई, 1 पाव टमाटर लिया, एक थैले में ले लिया, और टमाटर लेने के बाद 2 किलो कद्दू लिया, और कद्दू को भी उसी में डालने लगी, डलवाने लगी। तो सब्जी वाले ने कहा, बहन जी क्या कर रही? वो थोड़ा सकुचाया, बोले मैं पढ़ी लिखी MBA हूँ, मैं MBA पास हूँ, तुम चुपचाप डालो, तुम अनपढ़ लोग क्या जानोगे। अब वो क्या करना था? वो क्या करता? उसने 1 पाव टमाटर पर 2 किलो कद्दू डाला, तो देखते ही देखते क्या हुआ? टमाटर पिछुड़ गया, वो सब उसका रस निकल गया। वो देखते रह गए। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी आप कितनी पढ़ी लिखी हो, इसका प्रमाण मिल गया, है ना। आज के लोगों की यही कहानी है। लोग बातें तो समझदारों की करते हैं और व्यवहार पागलों जैसा। बातें समझदारों की और व्यवहार में पागलपन दिखता है। ना समझे नादानी, जानबूझ करके अंध बन जाएंगे तो अपने जीवन का भला कैसे कर पाओगे। जानो, जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ो, जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो। जब तक मनुष्य के हृदय में विवेक प्रकट नहीं होता, उसकी समझ नासमझी मानी जाती। अंदर का विवेक, अपने हिताहित का विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध, हे और उपादेय का ज्ञान, सार और असार की पहचान, जब तक तुम्हारे अंतर मन में प्रकट नहीं होगी, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। समझो, अपने आप को समझो, अपने जीवन को समझो, जीवन के मर्म को जानने का प्रयास करो। ये सत्प्रयास अगर जग गया तो जीवन की दिशा बदलती है। हमने अभी धर्म के विषय में क्या समझा है? इतना ही समझा है कि रोज मंदिर जाएंगे, हमारा जीवन सुखी रहेगा, पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा सा पुण्य आ जाएगा, हम अगर धर्म करेंगे हमारी विपत्तियां टल जाएगी, यही ना समझे हो। और धर्म करेंगे तो हम
सद्गति के पात्र बनेंगे, ये सब अधूरी समझ है। धर्म करेंगे तो मेरा जीवन बदलेगा, ये समझ अपने अंदर विकसित करो। और मुझे अपने जीवन को बदलना है, इस लक्ष्य के साथ धर्म करो तो जीवन का कोई अर्थ है। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो सब व्यर्थ है। समझ सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो समझ तब विकसित होगी जब आप अपनी अंतरात्मा को पहचानोगे। बच्चे हों या बड़े, सबके हृदय में ऐसा भेद विज्ञान जागृत होना चाहिए कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, शरीर नहीं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान अंदर होना चाहिए, और अंदर ऐसी समझ होनी चाहिए कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध और निर्विकार है, लेकिन अभी मैं विकारी बन गया हूं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बनकर अपनी चेतना को विकृत कर रखा हूं, अपने अंदर ढेर प्रकार की बुराइयों को पाल रखा हूं। ये अंदर होना चाहिए। अपने स्वरूप को समझो, फिर स्वीकारो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे भीतर कैसी कैसी दुर्बलताएं हैं। जो जो कमियां और दुर्बलताएं उनको अंतर मन से स्वीकारो। आपको लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है? दूसरों की कमियां तो सभी देख लेते हैं, खुद की कमियों को बहुत कम लोग देख पाते हैं। कदाचित दिख भी जाए ना तो उसे कम लोग ही स्वीकार पाते हैं कि मेरे अंदर कोई कमी है। स्वीकारते हैं क्या? बोलो। हाँ, बहुत कम। कोई कितना ही गुस्सैल हो, उसको आप बोलो भैया तुम गुस्सा क्यों करते, तो कभी मानेगा कि हम गुस्सैल हैं? हाँ, कोई व्यक्ति बड़ा अभिमानी, उससे कह दो कि भैया तुम बड़े मानी हो, तो मानेगा कि हम मानी हैं? स्वीकार नहीं कर पाता। मेरे अंदर जितनी बुराइयां भरी है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को एकदम दूध का धुला मानता हूं। और जब तक ऐसी मान्यता और धारणा बनी रहेगी तो फिर सुधार का प्रयत्न कैसे होगा? सुधार का प्रयत्न कैसे होगा? संत कहते हैं पहले अपने स्वरूप को समझो, अपनी बुराइयों को समझो और उसे स्वीकारो कि मेरे अंदर ये दुर्बलताएं हैं, मेरे भीतर की ये कमियां हैं, मुझे इन कमियों को समाप्त करना है, इनका अंत करना है। और फिर अपने भीतर की एक एक कमी की सुधार की प्रक्रिया में जो लग जाते हैं, उनके जीवन का उद्धार होता है। स्वीकार किए बिना सुधार नहीं होता। हम लोग दूसरों में सुधार की अपेक्षा रखते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश बहुत कम कर पाते। करते हैं क्या? नहीं करते। संत कहते हैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करो, उसे सुधारने का प्रयत्न करो। अपनी कमियों को जब हम खुद सुधारने के लिए तत्पर होंगे, तब हमारा जीवन रूपांतरित होगा, तब हम अपने जीवन को बदल पाएंगे, तब हमारे अंदर के संस्कार भलीभूत होंगे। अन्यथा सब कुछ सतही बनकर रह जाएगा, भीतर से कुछ भी घटित नहीं हो पाएगा। अपने अंतरंग में वह सब कुछ घटित करना चाहते हैं, तो हमें ये बदलाव बहुत जरूरी है। ये प्रयास और पुरुषार्थ करनी चाहिए। और सुधार की प्रक्रिया में जब हम गलतियों को स्वीकारते हैं तो हमारी सोच में परिवर्तन आता है। सोच के परिवर्तन से हमारी भाषा और व्यवहार बदलते हैं। जब हमारी भाषा और व्यवहार में परिवर्तन आता है तो पूरा जीवन आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है। हमें ऐसा परिवर्तन अपने भीतर घटित करके देखना है और उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आज आप लोग यहाँ आए हैं, परसों है ना, आज 14 तारीख हो गई, परसों सभी का पहली बार गुरुकुल में प्रवेश होगा। ये एक बड़ा उत्सव जैसा वातावरण होगा। ये बच्चे जाएंगे, आप लोगों ने जितने उत्साह के साथ बच्चों को प्रवेश दिलाया
उससे कहीं ज़्यादा उमंग हमें विद्यालय में पहुंचाने का होना चाहिए, जो जीवन की एक नई शुरुआत होगी। यहाँ बच्चे कुछ बनेंगे नहीं, यहाँ आने के बाद अपने जीवन को सफलीभूत करेंगे, सफल और सार्थक बनाएंगे। यहाँ पढ़ लिख कर वे खुद का कल्याण करेंगे, समाज का मान बढ़ाएंगे, धर्म के संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। बस आज अधिक बोलने की मानसिकता नहीं है, सार संक्षेप में इतना ही आशीर्वाद है। आगे की जो भी आपके कार्यक्रम हैं यहाँ संपन्न होंगे। सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि वे परसों के 16 तारीख को 5:20 से 6 बजे तक के 7 बजे तक के उस कार्यक्रम में अपनी पूर्ण उपस्थिति दें, ताकि सभी के मध्य एक अच्छा आदर्श उपस्थित हो सके। ऊर्जा प्रवाह इसकी भी वैज्ञानिकता है। इससे माइंड बॉडी का कनेक्शन होता है और ये कहलाता है एक्टिव विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि जो तुम चाहते हो उसकी भावना भावना भवनाशिनी, बहुत पुरानी उक्ति है। तुम जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, जैसा महसूस करोगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनता है। यद भाव्यते तद भवति, या भाव संभूता क्रिया। ये जो बातें हैं हमारे यहाँ की बड़ी पुरातन उक्ति है। अब इसी को वो लोग क्या कहते हैं? एक्टिव विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, नया शब्द है। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात की। आज बहुत दुर्भाग्य है कि आज के लोगों को शास्त्र की भाषा कम समझ में आती है। पश्चिम की भाषा तुरंत पकड़ लेते हो। माइंडसेट बदलो, पश्चिम फिर भी भटका सकता है, शास्त्र तुम्हें रास्ते पर ही लगाएगा। पश्चिम के लोग प्रयोग के आधार पर बोलते हैं और हमारे शास्त्र में जो लिखा है वो अनुभूति के आधार पर लिखा है। अनुभूति शाश्वत होती है, प्रयोग बनते और बदलते रहते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों में तो नित्य नवीन परिवर्तन आता रहता है, लेकिन गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये अनुभव सिद्ध सत्य है कि नहीं? बोलो। एक कोई समझदार आदमी गुड़ खाए तो भी उसका मुंह मीठा होगा, और एक मूर्ख प्राणी गुड़ खाए तो भी उसका मुंह मीठा होगा। विज्ञान ने क्या कह दिया? विज्ञान केवल विश्लेषण करके कारण को ला के रख देगा कि गुड़ खाने से मुंह इसलिए मीठा हुआ कि गुड़ में ये तत्व है और हमारी जिह्वा में ये रसायन है, ये परिवर्तन हुआ, इस कारण गुड़ खाने से मुंह मीठा हुआ। और उसके लिए माइंड ने हमारे लिए ये सारे मैसेजेस दे दिए। हमारे हिप्पोकैम्पस में ये सारी चीज़ें पहले से जमी हुई है जो हमारी स्मृतियों में है, और वो चीज़ें कह के उनने बता दिया। उनने नया क्या किया? तो हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, भैया सामने से हटो। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, आम खाओ पेड़ गिरने से क्या फायदा? क्या कहते हैं? आम खाओ पेड़ गिरने का क्या काम? अरे भावना योग करो, उसमें डूब जाओ, आनंद लो, जीवन को बदल लो। ये सारे कारण तो पेड़ गिरने के हैं, जितनी बातें आपको बताई गई। लेकिन क्या करें, आप लोगों की आदत अब पेड़ गिनने की हो गई। तो मैंने भी कहा गिनो पेड़ कितना गिनने हैं, जितने चाहिए उतने मिलेंगे, कोई संशय की बात नहीं। बात समझ में आ रही है ना? आप सब भावना योग को अच्छे से आत्मसात कीजिए, उसका अभ्यास अपने जीवन में अच्छे से कीजिए, इसके सिद्धांतों को अच्छे तरीके से पढ़िए। पुस्तकें आपको उपलब्ध हो गई, और अभी और एक पुस्तक जो अभी चल रही है वो आपके लिए तैयार हो रही है, बहुत जल्दी वो पुस्तक आएगी।
उसमें परिपूर्णताएं आ जाएगी। इनकी व्यवहारिकता, इनकी वैज्ञानिकता, इनकी मनोवैज्ञानिकता, इनकी जो तार्किकता, उसको समझिए। और किसी के बीच जब भावना योग की बात रखनी हो तो पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ रखिए, पूरे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। इस तरीके से रखिए कि सामने वाले की अवधारणा परिवर्तित हो जाए। वो भावना योग के इस विज्ञान को न केवल स्वीकारे, अपितु उसके हृदय में भी ऐसा विश्वास जग जाए कि खुद भावना योग करने के लिए प्रेरित हो जाए। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। हमें भावना योग को जगत व्यापी बनाना है। ये शुरुआत है। मुझे मालूम है अभी तो गंगोत्री है, थोड़े दिन में गंगा बनने वाली है और फिर अंत गंगा सागर में होगा। गंगोत्री से गंगा और गंगा से फिर गंगा सागर। बिना गंगोत्री के गंगा सागर तक पहुंच पाना असंभव है। आप सब लोग भाग्यशाली हो कि भावना योग के प्रारंभिक चरण से जुड़े हो। आने वाले दिनों में भावना योग भारत की साधना पद्धति में एक श्रेष्ठतम साधना पद्धति के रूप में प्रतिष्ठापित होंगे और आप लोग इस बात को लेकर गौरवान्वित होंगे कि मैं शुरुआत से इससे जुड़ा हुआ हूं। अब आपका काम है, जुड़ तो गए हैं, अब क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के लिए क्या करना है? जुटना है। जुड़िए, जोड़िए, जुटिए और जुटाइए। जुड़ गए, जोड़िए। आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक लोग भावना योग से जुड़े, उन्हें जोड़िए। इसके लिए अपना समय निकालना होगा, आपको जुटना होगा। आप अपने दिनचर्या में से कुछ समय लोगों को भावना योग से जोड़ने के लिए दीजिए। जुटिए और लोगों को भी ऐसा उत्प्रेरित कीजिए कि वो आपकी तरह जुट जाए। एक प्रशिक्षक कम से कम 10 को तैयार करो और तुम लोग सब सक्षम हो, कर सकते हो कि नहीं? 10 प्रशिक्षक, एक के नीचे 10, ऐसे करते करते तो पूरा देश क्या दुनिया छा जाएगी। और आपको तो संकोच करना ही नहीं। अब तो आपके पास पर्याप्त सामग्री है, कोई कमी दिखती है क्या? सब कुछ पर्याप्त है। आप पढ़िए, आत्मसात कीजिए, विषय को घोंट लीजिए और लोगों तक प्रस्तुत कीजिए। इसके भावना योग के अभ्यासी में बहुत सारे विज्ञानी बैठे हैं। मैं उनसे कहूँगा इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बना दो ढंग से, डायग्राम के साथ, तो वो लोगों को बताने में और सहूलियत हो जाएगी। बहुत जल्दी इसकी क्लासेस तो चालू होगी। मैं 2-3-4 दिन में, इसी हफ्ता में इसकी बात करूंगा और 21 तारीख को इसकी औपचारिक घोषणा कर दूंगा कि कब से क्लासेस चालू होगी और क्लासेस में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है और किस तरीके से जुड़ना है। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेगी ताकि आप भावना योग के सिद्धांतों को अच्छे तरीके से समझ सके और कालांतर में औरों को समझा सके। ये सत्प्रयास आप सबको करना है। ऊर्जा प्रवाह में जो हम एक्टिव विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करते हैं और उसमें माइंड बॉडी का कनेक्शन होता है, शरीर और मन पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि जो हम चीज़ें करते हैं उसकी न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है, हमारे न्यूरॉन्स में चेंज होता है। हम उनको जैसी कमांड देते हैं हमारा मस्तिष्क वैसा काम करने लगता है और हमारे शरीर के वैसे जैव रसायनों का स्राव होने लगता है और ये हमारे पूरी शारीरिक संरचना को की मरम्मत कर देता है। जैसे हमारी जो नर्व एक्टिविटीज़ है वो बहुत बढ़ जाती है। मैं दूसरों की बात क्या कहूँ, आपको ज़्यादा विज्ञान की बात नहीं करूँगा। समय रहेगा तो फिर आपको बताएंगे। चीज़ें तो तैयार है पर मैं बोलना नहीं चाहता। पर मैं अपना उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। मेरा ये हाथ देख रहे हो, कई बार दे चुका हूँ। मेरा ये हाथ देखते हो ना, अभी दोनों हाथों में कोई अंतर दिख रहा है क्या? देखो तो,
कहीं से नहीं है ना। ये हाथ, ये वाला हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, 1.25 इंच पतला। एक नर्व सूख गई थी। मुझे ये पिच्छी भारी लगती थी, ये पिच्छी उठाने में मुझे भारी लगती थी, जैसे कोई वजन उठा लिया। मैं इस हाथ से पिच्छी नहीं उठाता था, इसी हाथ से पिच्छी रखता था। बहुत मजबूरी में कभी पकड़ना पड़ा तो आधा मिनट भी नहीं रखता था, तुरंत चेंज कर लेते। मेडिकल में कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर साहब बैठे हैं। कोई वेन सूख जाए तो वो दोबारा रिकवर नहीं होती, पर भावना योग से उसकी रिकवरी हुई है। प्रमाण सागर उसके जीवंत प्रमाण है। अब इंची टेप नाप लेकर के नाप लो, बराबर मिलेगा। थोड़ा सा कसर है, अंतर तो है थोड़ा सा, तो नॉर्मली सबके में होता है थोड़ा बहुत। और अब मेरे इस हाथ में, इस हाथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि इस लोच में इस हाथ से ज़्यादा करता हूँ, इससे कम करता हूँ। ये ऊर्जा प्रवाह का परिणाम है। भावना योग करते समय मैंने ऊर्जा प्रवाह से वो धारा वहाँ प्रवाहित की, इस धारणा के साथ कि मेरी वो नस खुल जाए, मेरी वो नस खुल जाए। और खुल रही है, मैं उसमें धारा डाल रहा हूँ, धारा डाल रहा हूँ, धारा डाल रहा हूँ, तो जा रही है। तो ऊर्जा प्रवाह में वो जल की धारा ऊपर से आपके ऊपर आ रही है, ऊर्जा की वो धारा पूरे शरीर और मन को बहुत सचेत कर देती है। आजकल वैज्ञानिकों ने इसे इमेजिनरी थेरेपी कहा है, जो एक प्रकार की गाइडेड इमेजिनरी थेरेपी होती है। इस थेरेपी से लोग चिकित्सा भी करते हैं और पूरे के पूरे हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी इससे बढ़ती है, और इसको न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी नाम दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े विज्ञान की बात है। इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की पुष्टि होती है। जब हम बार बार कहते हैं मेरा मस्तिष्क ठीक है, मेरी आंखें सतेज है, मेरे कान ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरी कंठ ठीक है, मेरी श्वास नली ठीक है, भोजन नली ठीक है, हृदय ठीक काम कर रहा है, फेफड़े ठीक है, एक एक अंगों को उस तरीके से विजुअलाइज करते हुए हम करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त अंतर आता है। कई लोगों की कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारियां इससे नियंत्रित हुई है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसे आप जोड़ें, और जब मैं अंत में कहता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, तो वो हमारी भावनात्मक शांति को उद्घाटित करता है। उससे हम भावनात्मक रूप से अपने आप को सक्षम करते हैं, और फिर वही सहज शांत स्वस्थ चेतन आत्मा मैं हूँ, इस अनुभूति के साथ सोहम की बात आती है, तो हमारे लिए पूरी तरह स्वस्थता की अनुभूति देता है, और तनाव से मुक्त करके हमें बहुत अधिक सचेतन और आत्मा से जोड़ देता है। हमारा संपूर्ण शरीर ऊर्जामय होता है, और हमारे मन मस्तिष्क में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार घटित होता है, जो हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर सकता है। तो ये भावना योग पूरे आज 6वां दिन है, शिविर का समापन। आप बहुत सारी चीज़ें लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, आप ऐसे ही लेकर के जाएं, और लेकर के जाएं नहीं, अब क्या करना है, इसे फैलाना है, बांटना है। आज इसकी ज़रूरत है, पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। सब बीमार हैं, तो बीमार लोगों को स्वस्थ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस भावना योग में जितने प्रतिभागी आए, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। भावना योग की संयोजना में भाई राजेश की बड़ी भूमिका रही है। इधर कीर्ति, जो बहुत सालों से भावना योग को आगे फैलाने में अपना योगदान देती रही है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ और लोग जो अपने घरों से भावना योग के प्रचार प्रसार में बहुत लगे रहे। विवेक भाई सिंगापुर, पूरा NRI को देखते हैं, अभी आए नहीं हैं। अचिंत्य सिंगापुर, पूरा प्रामाणिक समूह भावना योग को विस्तारित करने में बहुत प्राणपण से लगा है, और एक बार प्रामाणिक समूह के लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करें। ये पुस्तकें भी जो जल्दी आई है, उसमें प्रामाणिक समूह की बड़ी भूमिका रही है।
यहाँ और भी बहनें हैं, एक हेमा है और एक एकता जो आपकी भोपाल की अभी दमोह में है। ये वर्षों से भावना योग लोगों को ऑनलाइन देते रही हैं। एक बार इनका खड़े हो जाओ, लोग पहचान लेंगे तुम दोनों को। हाँ, ये लोग भी भावना योग को बहुत तन्मयता से, हाँ सीमा जी हैं सीतापुर से, और भी जो लोग हैं जो करते रहें, थोड़ा मुझे याद आ जाएगा, चेहरे में देख लूँगा। तो जो भावना योग के प्रसार में लगे रहें। आपके यहाँ के राजीव तो हैं ही जो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी भावना योग के लिए उनने अपना योगदान देने का भाव किया है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ की कमेटी बहुत तत्परता से जुड़ करके इस भावना योग को अच्छे ढंग से संपन्न करने में अपना योगदान दी है। आपको श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, विद्यासागर संस्थान और गुणायतन की टीम के साथ, खासकर नरेंद्र टोंगिया और उनकी पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। मैं चाहूँगा विद्या प्रमाण गुरुकुलम के जितने सदस्य उपस्थित हैं वे भी आ जाएं, और विद्यासागर संस्थान से राजेश जी और पूरा गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।